जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मामा भांजा चढ़े पुलिस के हाथ। और ये घटना है नथुआ वाला वार्ड नंबर 100 नथुआ वाला थाना रायपुर की। क्या है पूरा मामला, वो पूरी वीडियो में आप देखिएगा। और दूसरी घटना, पुलिस के हाथ चढ़े ये जो ड्रग्स तस्कर हैं ये। और इन दोनों घटनाओं का बड़ा खुलासा करा है एसएसपी देहरादून ने। आइए सुनते हैं क्या है बड़ा खुलासा। श्री जगदीश चंद्र जी थे यहाँ पर। और बेसिकली ये कैंसर से भी ग्रसित थे और काफ़ी मतलब ऐसी स्टेज में चल रहे थे, इनका लगातार अपना लोकल इलाज दिखा रहे थे। और ये शादीशुदा नहीं थे, इनके कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर वैसा नहीं है डायरेक्ट जो उनके जैसे कहते हैं वाइफ हो या बच्चे हो या ऐसा हो। उनके दूर के डिस्टेंस रिलेटिव जैसे भतीजे हैं तो वो भी यहाँ नहीं रहते, वो भी लखनऊ रहते हैं। तो कभी कदार जैसे रिलेशनशिप होता है कि भाई महीने में 15 दिन में कभी एक बार फ़ोन मिला के हालचाल ले लिया। लेकिन उस दौरान जब वो उनके भतीजे ने फ़ोन किया होगा तो उस समय रिप्लाई नहीं आया होगा। तो उन्होंने जब इस तरह से 2-4 बार प्रयास किया कि रिप्लाई नहीं आ रहा या फ़ोन बंद आ रहा है। वैसे तो उनका ये कहना था शुरुआत में जब आए थे कि चूँकि कैंसर के लास्ट स्टेज फेस चेहरे पर था, और तो इसलिए कभी कभी वो स्नान करने या कभी धार्मिक स्थलों में खुद ही चले आते थे। क्योंकि वो रिटायरमेंट का पैसा, वो खनन विभाग में पूर्व में काम करते थे, रिटायर हुए थे, तो पैसा है उनके पास, तो कभी भी घूमने चले आते हैं कि अपने उसके लिए, और संपर्क में नहीं रहते हैं। क्योंकि उनका कोई नियर डियर वन ऐसा किन नहीं था जो उनका ध्यान रखे। तो उनकी एक जान पहचान जहाँ पर वो किराए पर रह रहे थे वहाँ पर ही होता है कि अन्य लोग से सहायता या मदद लेने के लिए उनका एक ई रिक्शा चालक है जो उससे थोड़ा संपर्क था, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचा देता था, चाहे सब्जी हो चाहे कोई दवा की चीज़ हो। और अक्सर वो अपना जो थेरेपी वगैरह कराने जाते थे तो वो उसी रिक्शा वाले को बुलाते थे कि चल के अस्पताल छोड़ दे या जहाँ भी उनकी ज़रूरत हो। इस कारण उसका आना जाना हो गया था, उठना बैठना हो गया था। और वो अपनी जब उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि वो मतलब उन्होंने शादी नहीं करी है, उनका कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है, और उनके जो भी रिटायरमेंट के पैसे हैं वो तो उतने ही काफ़ी है, और कहीं भी अच्छा इलाज हो जाए उनका, क्योंकि कैंसर से लास्ट उसमें ग्रसित थे। इसका फ़ायदा उठा कर कि उनके पास काफ़ी अकाउंट में पैसे हैं। तो जो इसमें अभियुक्त इसमें जो मेन था मोहित त्यागी और प्रवीण कुमार त्यागी, इन्होंने मिलकर जो वो षड्यंत्र मतलब ये बनाया कि अगर इनको हम किसी बहाने से वहाँ ले आते हैं देवबंद में, तो वहाँ पर हम इनको मारकर और इनका जो अकाउंट में पैसे हैं वो निकाले जा सकते हैं। इसी को देखते हुए ये बहाने से कि उनके यहाँ पर कोई जानने वाला ऐसा है, झाड़ फूक करता है, जो कैंसर का इलाज भी कर देता है और उसके पास ही दवाई भी देता है जिससे कि ठीक हो जाते हैं लोग। इस विश्वास में लेकर वो अपने पुरानी गाड़ी से लेकर उनको देवबंद वहाँ जाता है। वहाँ उसकी 2 लोग मिलकर उसकी गला दबा के सेम डे उनकी हत्या कर देते हैं और उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्योंकि पैसे अकाउंट में थे तो इसलिए जो उनकी जो कुछ चेकबुक और जो अकाउंट का जो नंबर था वो भी, क्योंकि बीच बीच जब वो पेमेंट करते थे तो इससे उनका पासवर्ड वगैरह सब देख रखा था। और धीरे धीरे करके उसने डेली अपने अकाउंट में कभी दूसरे उसमें अकाउंट में पैसे, क्योंकि उसकी लिमिट थी पैसे ट्रांसफ़र करने की डेली, तो इतना ना करके वो करीब 15 लाख रुपए करीब धीरे धीरे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा। और इसके बाद जब ये ने 13 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। और इसके बाद जो अभियुक्त से जो जब ये पूछताछ हुई तो सारा षड्यंत्र का खुलासा भी हुआ। और वहाँ पर जो डेड बॉडी मिली थी, वहाँ डेड बॉडी भी चूंकि अज्ञात में थी, तो पुलिस ने जब उसका पोस्टमार्टम कराया था तो पोस्टमार्टम में ही स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबा के हत्या करना आया था। इस कारण से वहाँ भी थाना देवबंद में वहाँ पर भी एक 302 का केस वहाँ पर अज्ञात में दर्ज हुआ है। क्योंकि घटनास्थल में यहाँ पर यहाँ से जाना था, स्टार्टिंग में यहाँ की गुमशुदगी थी, अपहरण तरमीम हुआ था। तो जो भी लीगल हमारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ केस ट्रांसफ़र करके एक ही क्लब ऑन करके इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें टोटल 2 ही अभियुक्त इसमें शामिल थे पूरी घटनाक्रम में। तो उन दोनों की अरेस्ट हो गई। इनसे जो है करीब 4,80,000 रुपये नकद और एफडी पासपोर्ट जो भी इनके पास थे उस पैसे को निकालने के लिए, और जो भी इनका षड्यंत्र था वो सभी चीज़ से बरामद कर ली गई है। और एक मोबाइल सिम जो था, जो मृतक के द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, वो भी सिम जो है उसके कब्जे से बरामद हो गया। बाकी के आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब किसी को पूछना हो तो बता दें, फिर मैं बता दूँ। कुछ पूछना है किसी को? इसी तरह राजपुर में भी है अभी जो है 3 लोग को अरेस्ट किया गया नशा तस्करी में। इसमें 20 ग्राम अवैध कोकीन और 7 LSD ब्लॉट्स कहते हैं जो उसकी वो बनती वो बरामद हुई है। इसमें भी 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं लोकल यहीं पर निवासरत थे। इसमें जो एक नाम आ रहा है जो सप्लाई चेन का, जिसमें शिवम गुप्ता, ये पूर्व में भी काफ़ी सारे इसके मुकदमे थे और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी
जेल गया है यहाँ और साथ ही साथ इसकी फाइनेंशियल बहुत सारी संपत्तियां भी दर्ज हुई है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नाम आ रहे हैं कि उनके माध्यम से सप्लाई यहाँ कर रहे थे। और ये जो कीमत इसकी है करीब 15 लाख रुपए जो एक कोकीन बरामद हुई है। पूर्व में भी यहाँ पर 6 इस तरह के ड्रग पेडलर पकड़े गए थे जो विदेशी नागरिक थे, तो इसके बाद से इस पर अंकुश लग पाया है। लेकिन इस तरह की ड्रग्स का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो विदेशी नागरिकों के सप्लाई चेन से हुआ था, जो अब बंद है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें 6 विदेशी लोग अरेस्ट हो चुके थे। उसी सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ ये भी नाम था शिवम गुप्ता, जो लगातार नाम बदल के यहाँ से, क्योंकि उस पर काफ़ी सारी कार्रवाई हो चुकी थी, तो स्वयं ना करके अपने अन्य लड़कों के माध्यम से यहाँ सप्लाई की चेन प्रारंभ कर रहा था, जिसमें 3 लोग की अरेस्ट हुई जो उससे जुड़े हुए थे। तो ये सारा राजपुर की घटना है। और कुछ पूछना है? ड्रग्स कहाँ से लेके आते थे जो आप बता रहे हैं? ये एक्चुअली एक चैनल बताया कि इसमें जो मेन अभियुक्त अभी जो सप्लाई देने वाला शिवम गुप्ता, वो पहले भी प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब उसको 6 माह के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ था उसका, और उसकी संपत्तियां भी फ्रीज कर चुका है यहाँ पर। लेकिन तब से वो इनएक्टिव हो गया था लास्ट 4-6 महीने से। और ये जो सोर्स से पूछताछ से पता चला कि वो उसी के माध्यम से अब डेफिनेटली अभी वो फरार है, चूंकि यहाँ पर इतनी सारी कार्रवाई इस पर हो गई थी, तो वो देहरादून में ना रहकर कहीं अन्य जगह से इनको सप्लाई करने की फिराक में था, जब भी 3 लोग के माध्यम से। तो ये उसकी अरेस्ट के बाद और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उसका सोर्स ऑफ ड्रग्स लाने का कहाँ से था। किस राज्य से संबंध लगा है, किस राज्यों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं? ये तो अभी जो 3 लड़के हैं वो तो यहीं के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के यहीं के निवास कर रहे थे, अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्रों में रहने वाले हैं। और जो शिवम गुप्ता है वो भी पटेल नगर थाना क्षेत्र में मूल रूप से रह रहा था यहाँ पर, लेकिन जब से कार्रवाई हुई तब से वो यहाँ से 4 महीने से करीब यहाँ से फरार चल रहा है, वो यहाँ पर निवासरत नहीं है। पहले इसी को कार्रवाई 6 महीने वाली? हाँ, पहले इसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसी का हुआ था, 6 महीने के लिए वो जेल में रहा था, उसका नजरबंद करके उसको जो डिटेंशन होता है वो आदेश हुआ था। और इसके बाद इसकी कुछ संपत्तियां मिली थी, वो भी इसकी फ्रीज हो रखी है, और तब से ये शांत था। लेकिन अचानक से फिर ये सूचना मिली कि अन्य जगहों से कहीं रहकर ये अपने सप्लाई चेन को यहाँ पर अपने परिचितों के माध्यम से डेवलप कर रहा है, इसीलिए 3 लड़के इसमें पकड़े गए इनके साथ। करीब हो गया 4 महीने हो गए, 4 महीने करीब, 3 से 4 महीने। विशाल क्षेत्र में क्या करते थे? और मैं तो ये पूछता हूँ, ये बेसिकली इसी के जो कुशाद गुप्ता है, जो मेन मुलजिम है जिसके पास से बरामद हुई है, इसी के दोस्त हैं। इतना घटन इन्हीं के साथ था। ये बेसिकली एक कैफे चलाता है, और उस कैफे के माध्यम से ही कंडोली में कैफे चलाता है, रेस्टोरेंट है, तो उसी के माध्यम से इसका आना जाना था, इसके विशाल का भी, और दूसरा जो लड़का इसके साथ पकड़ा गया, तो उठना बैठना साथ साथ में था। तो पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि शिवम गुप्ता ही इनको जो है वो माल सप्लाई करता था। अब जब वो पकड़ा जाएगा, वो कहाँ से, उसकी वो दिन कहाँ से थी, कहाँ से लेके आता था, कितनी लेके आता था, वो तब और जानकारी हो पाएगी, ये पता।